स्टार्ट करते बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा। तो लास्ट टॉपिक में मैंने क्या बताया था, लास्ट टॉपिक में हमने ये बताया था कि दो इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी। एक तो था कौन सा, एक तो था हमारा कौन सा बेस, पहला क्या था एज बेस था, क्या था एरिया बेस। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा था नंबर सिस्टम बेस, ठीक है ना। अब तीसरा देखेंगे वही एज बेस्ड। अब वहाँ पर क्या था डबल वेरिएबल, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। ओके, देखते हैं आज हम। तो सबसे पहले देखो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं, 2 का सेकंड पार्ट, जिसे बोलेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम बोल सकते हो, नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम नंबर सिस्टम बेस्ड। तो क्वेश्चन ये बोला गया था, मैंने क्या बताया था, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोले जाएं। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स में तो देखो कई सारे आ जाते हैं, एक तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया था क्वेश्चन में 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स या 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, क्या बताया था, अगर मान लो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या कहे जाते हैं, जैसे 1 2 3, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स तो हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि एक के बाद जस्ट दूसरा नंबर आ जाना, दूसरे का जस्ट तीसरा नंबर आ जाना, तीसरे के बाद जस्ट चौथा नंबर आ जाना। मतलब उनके आने वाले नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नंबर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मान लो अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तो ये 1 है फिक्स, तो ये नंबर बड़ा होगा तो इसमें कितने जुड़े होंगे, पहले वाले नंबर में 1 जुड़ा होगा। अगर इसी वाले नंबर में तीसरा नंबर आएगा तो कितने जुड़े होंगे, 1 + 2। अगर नेक्स्ट निकालें तो 1 + 3, ऐसे तो बड़ा होगा नंबर ये आगे। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि हर में देखो एक एक जुड़ता चला जा रहा है। क्या होता जा रहा है, फर्स्ट नंबर में एक एक जुड़ता चला जा रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यानी क्रमानुसार नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना। क्रमागत अनुसार, क्रमागत अनुसार मतलब जो संख्याएं होती हैं, यही है ना, क्रमागत अनुसार संख्याएं। तो यानी कि इस तरह से हम देखेंगे। तो अब तुमसे एक बात कही जाए, जैसे मान लो अगर मैं किसी एक नंबर को लेके चलता हूँ, अगर मैं किसी एक नंबर को लेके चलता हूँ, जैसे मान लो मैं लेट कर लेता हूँ किसी एक नंबर को, लेट बी द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मान लो, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होगा, पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा भाई। देखो सेकंड पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया था पहले नंबर में क्या जोड़ा था, 1। दूसरा नंबर बनाने के लिए पहले नंबर में कितना जोड़ा था हमने, 1। तीसरा बनाने के लिए 2, तो हमें तो 2 ही चाहिए, यहाँ पे सेकंड चाहिए, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, पहले वाले में, यानी क्या हो जाएगा x + 1, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखो इसमें दे क्या रखा है, इनका प्रोडक्ट दे रखा होगा, जरा प्रोडक्ट कितना दे रखा है इसमें, 306 मीटर या सेंटीमीटर, नंबर है, दे ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, नंबर है, नंबर कभी मीटर सेंटीमीटर में होते हैं क्या, तो इसलिए डायरेक्ट 306। अब ये प्रोडक्ट है, तो ये किसका प्रोडक्ट है, इस फर्स्ट नंबर का और इस सेकंड नंबर का। तो हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कभी भी ना प्लस माइनस कभी नहीं करवाएगा, या तो यहाँ रेसिप्रोकल लेगा या फिर मल्टीप्लाई कराएगा, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल करके क्या बनेगा, वो x² बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है ज़्यादातर या तो मल्टीप्लाई कराएगा या फिर क्या कराएगा, रेसिप्रोकल कराएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आएगा, x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 के साथ। तो क्या मिला था हमें, 306। जरा मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, x² + x और ये बराबर 306, x² + x - 306 = 0। अब देखो ये जो है ना, ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारा चैप्टर भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई,
अब इसको सॉल्व करना आगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकाल। भाई ये दोनों नंबर्स निकालेंगे तभी तो एक्चुअल में सॉल्यूशन माना जाएगा। जब तक ये दोनों सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो हमने देखा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जैसे कि हमने पहले दूसरे चैप्टर में देखा था। हम वहाँ कैसे सॉल्व कर रहे थे इसको, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे थे। उसमें करते क्या थे कि लास्ट वाली टर्म को पहली वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, जो आता था उसको फैक्टर करके और लास्ट वाले साइन के अकॉर्डिंग ये बताया करते थे माइनस करके आ रही है बीच वाली वैल्यू या फिर प्लस करके आ रही है। तो इसी को हमने क्या बोला था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो हम 9th से सीखते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ कुछ बच्चों को ना ये 9th भी आते हैं 10th भी आते हैं, पर अब तक फैक्टराइजेशन मेथड समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो डोंट वरी, घबराने वाली बात यहाँ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक और फॉर्मूला आएगा, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर तुम्हें वो फार्मूला, मान लो तुमसे फैक्टराइजेशन मेथड नहीं सॉल्व हो रहा, तो तुम क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो पहले एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा जो पीछे का जो मेमोरी जो बिल्कुल गायब हो रखी है वो एक बार को लौट आ जाए। फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा, चलो। तो देखो यहाँ हमने देखा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसे मैं करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे करने जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 306। सुनते रहना, सब लोग जो भूल चुके हैं उनको याद दिलाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो 306 है, इसके पहले देखो 306, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा 306 बन जा 306। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, देखो तो क्या आएगा 2 1 जा 2 0 2 8 जा 6 2 5 जा 10 2 4 जा 8। आगे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 3 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसको कैसे करेंगे। देखो ये तो हमने फैक्टर निकाले 306 के, ओके। अब हमें ना इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, 2 नंबर में एडजस्ट करना है, क्योंकि हम हमेशा 2 ही नंबर को तो प्लस या माइनस करके ला सकते हैं। तो हमें इसे एडजस्ट करना होगा। अब वो एडजस्ट कैसे करते हैं यहाँ देखते हैं। पहले तो ये बताओ मुझे लाना क्या है, x मतलब 1। भाई ये तो वेरिएबल है तो x का मतलब क्या है 1। अगर मुझे यहाँ x लाना है तो इसका मतलब मुझे क्या लाना होगा 1। अब 1 लाना है मुझे क्या करके, प्लस करके माइनस करके। तो ये जो लास्ट वाला था इसका साइन क्या बताता है, इसका साइन ये बताता है कि मिडिल टर्म वाली वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, माइनस करके। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके आएगी, माइनस है तो माइनस करके। अब एडजस्ट करते हैं, देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 3 जा 6 3 जा 18। 18 में से 12 गया कितना आएगा 6, नहीं हो सकता पॉसिबल। 3 3 जा 9 और या ऐसे देख लो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 और कुछ हो सकता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 3 3 जा 9 और क्या हो सकता है 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 3 नहीं जा रहा है भी यहाँ से। तो हम यहाँ देखेंगे क्या हो सकता है, देखो एक 3 को लो और 2 2 2 जा 4 3 जा 12 3 3 जा 9 2 जा 18, ये भी नहीं बन रहा। और कुछ बन सकता है, हमने गलती कर दी इसे सॉल्यूशन में। यहाँ तुमने चेक भी नहीं करा, गलती यहीं हो चुकी थी। चेक किया सबने, किसी ने चेक ही नहीं किया। देखो 2 1 जा 2, यहाँ एक एलसीएम गया 2 5 जा 10 2 3 जा 6। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते चले गए बस कि हाँ हो गया है। चलो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 3 जा 6। अब देखो इसको काटेंगे 3 5 जा 15 3 1 जा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 3 से 3 1 जा 3 3 7 जा और ये 7 1 जा 7 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 में से 17 गया कितना आया 1। डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो हम इसे चेक भी करा करो भाई, कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 3 जा 18 18 में से 17 गया कितना आया 1। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस का बड़ा है, ये देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया 18। ये प्लस का रहेगा या ये प्लस का रहेगा, भाई देखो यहाँ प्लस का 1 आ रहा है तो इसका ना बड़ी संख्या का साइन प्लस का, छोटी वाली का साइन माइनस का। तो प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा
x कॉमन, मैंने बताया था बस पहले को देखना, बाकी तो सब हो जाता है। x प्लस कितना आया 18 आया कि नहीं आया। अब कुछ कहते हैं सर इसके बाद समझ में नहीं आता कैसे कॉमन लें, कुछ नहीं करना भाई, बस उतार देना है सीधे। x है यहाँ पर, ये जो बस पहले वाले को देख लो, जो ये ब्रैकेट आया बस इसको डायरेक्ट उतार दो यहाँ पर, x प्लस 18। अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना, ऊपर 17 है 306, कुछ नहीं सोचना। यहाँ x कैसा है अकेला है ना, और यहाँ x के साथ क्या है -17, तो इस -17 को ही बाहर लिख दो, बस ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बस कैसे पहचान, हमने x को अकेला करना था, पर यहाँ x अकेला है क्या, नहीं है ना, तो x के साथ क्या है -17, उसको अलग कर दो। तो क्या हो जाएगा, एक बार बाहर वाली वैल्यू को एक साथ और एक बार प्लस वाली वैल्यू को एक साथ, तो कितना आ गया 0। तो यहाँ हमने देखा x -17 x प्लस 18 बराबर 0, x -17 बराबर एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो x बराबर कितना आ गया 17 और ये x बराबर क्या आ गया -18। ओ नो, ये तो दो आंसर आ गए, अब क्या होगा, ठीक है, दो आंसर आ गए ये तो, और हमें तो चाहिए था एक। तो एक बार x की वैल्यू कितनी रहेगी 17, यानी हम पहला नंबर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या बना हमारा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या बना हमारा 17, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा हमारा 17 प्लस यानी 18, है कि नहीं भाई। एक बार तो इसके अकॉर्डिंग ही निकालोगे, एक 17 तो दूसरा क्या हुआ 18 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा दूसरा ये कितना हो जाएगा, लोगे कि नहीं लोगे इसे भाई। एक बार तो हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर निकाला, इससे भी तो आंसर निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे इससे आंसर, ये आंसर नहीं है हमारा। क्या लिखा है यहाँ पर, बस यही हम ध्यान नहीं देते, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये कैसा है नेगेटिव। तो लेके चलना है कैसे, छोड़ देना यही, बस यही ध्यान रखना है हमेशा। जब भी दो आंसर निकाले नंबर में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि वो बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर्स और तुम लिख भी रहे हो, देखो लिख भी रहे हो तुम पॉजिटिव इंटीजर्स और फिर भी कह रहे हो कि हाँ ये दो आंसर भी रहेंगे, ठीक है, दो आंसर नहीं रहेंगे। ये ज़्यादातर उन केसेस में होगा, एक तो रेक्टेंगल वाले जिसमें लेंथ और ब्रेथ निकालने को आएगी वहाँ नेगेटिव नहीं लेना, जहाँ कभी नंबर है पॉजिटिव बोले वहाँ नेगेटिव नहीं लेना, और कभी भी किसी भी लेंथ एज ना इसके लिए कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना, कुछ भी नेगेटिव आना है तो। अगर जहाँ नंबर की बात हो रही जहाँ पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है वहाँ तुम चार आंसर निकालोगे, दो यहाँ से दो यहाँ से। लेकिन जहाँ पॉजिटिव और लेंथ ब्रेथ एज इस तरह से, ठीक है ना, कोई भी लेंथ के बारे में हो या किसी एज के बारे में हो तो वहाँ कभी नेगेटिव को नहीं लेना, कंसीडर ही नहीं करना। तो ये था हमारा पहला फैक्टराइजेशन मेथड, इसी से तरह से हमें सॉल्व करना है। ये मैंने एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाया ताकि तुम्हारी जो मेमोरी है वो एक बार से दोबारा से रिवाइंड हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है इसे कॉपी कर लो फिर एक बार। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ठीक है ना, 4.1 एक्सरसाइज क्या कहता है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड। क्या बोलता है, रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड। ओके, अब इसमें बोलता है ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज पूछा है। देखो रोहन की मदर की बात हो रही है, नहीं जाना भी कहीं भी, ठीक है, रोहन की मदर की बात हो रही है और रोहन की बात हो रही है, ठीक है ना, दो वर्ड आ गए यहाँ पर। ये देखो कई बार क्या हो सकता है, खुद भी बोल सकता है, अपने आप से भी कंपेयर कर सकता है। रोहन मदर एज और रोहन की एज की बात हो रही है, तो सबसे पहले किसकी एज पूछ रहा है, ये किसकी एज पूछ रहा है, रोहन प्रेजेंट एज। अब रोहन प्रेजेंट एज देखो हमें कैसे निकालना है इसमें कि रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ठीक है ना, उनकी एज का प्रोडक्ट दे रखा है 360। तो अब यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, और यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि जो रोहन की मदर है वो क्या है 26 ईयर ओल्डर देन, किससे, रोहन से। तो सबसे पहले पूछा क्या, रोहन की प्रेजेंट एज, तो क्या लिखेंगे, लेट बी द वही सेम प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या हो जाएगा x ईयर। तो रोहन्स मदर क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी
उसने बोला 26 ईयर ओल्डर देन, भाई मदर बड़ी है कितनी 26 ईयर, तो एक बात ये आज एक्स है तो वो कितनी हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बस सिंपल सा खेल था ये। बस इसने अब यहाँ पर डिपेंड करता है क्या हो सकता है, या तो बोलेगा कि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले की बात करेगा या बाद की बात करेगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आज से 3 साल बाद, विल भी आ गया ना, विल भी फ्यूचर का वर्ड है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है तो विल और वॉज से हम देख सकते हैं। तो विल भी आ गया, कितने साल बाद 3 साल बाद। तो अभी तो क्वेश्चन से मतलब नहीं है अभी हमें, उसने बोला आज से 3 साल बाद। तो मुझे बताओ आफ्टर 3 ईयर रोहन एज कितनी हो जाएगी, ठीक है ना भाई। हिंदी में लिख सकते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु, ऐसे लिख लेना, कंफ्यूज मत होना कोई, वर्तमान आयु, ठीक है ना। और आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज, आज से रोहन की जो उम्र है वो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x-3। बहुत बढ़िया, x-3 होगी या x+3 होगी भाई। आज से 3 साल बाद की बात हो रही है, आज से किसकी बात हो रही है 3 साल बाद। तो x+3 ईयर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात है, अब बेटा बड़ा तो माँ क्या वहीं रहेगी, अभी तो मैं जवान हूँ, है ऐसा थोड़ी ना रहेगा भाई। माँ चाहती है मेरी उम्र ही ना बढ़े, ऐसा हो सकता है क्या। बेटे की उम्र बढ़ती जा रही है, माँ चाहती है मैं यहीं टिके रहूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ बताओ। क्या थी आज की एज उसकी x+26, उसमें 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x+29 ईयर हो जाएगी, ठीक है। बस ख़त्म। उसके बाद उसने बोला है आज से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनकी एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज आज की, इनका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की गुणा, कितनी, इन दोनों की गुणा, यानी x+3 और x+29 और कितना हो गया प्रोडक्ट इनका 360। तो माय डियर जिसको ना समझ में आ रहा हो तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे साथ साथ चीज़ों को देखें तो समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन लिखें यहाँ पर, तो इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ें उसके बाद मेरे साथ साथ चलें, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर एक बात देख लो, तुमने एक एनालाइज किया होगा, यहाँ पे क्या एनालाइज किया है कि हर बार जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो 3 साल बाद हो या फिर नंबर में कुछ ऐड हो या कुछ भी हो, हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखो। और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जब मल्टीप्लाई होगी तभी तो, अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था उसने लास्ट क्लास में, कि जब 2 मल्टीप्लाई होते तभी तो x² बनता है, और वो क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे x+29 से, ठीक है, और +3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे x+29 से, कितना आ जाएगा 360। तो वही सेम x² x की x से मल्टीप्लाई x² और x की मल्टीप्लाई 29x, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये पता है ना सबको, पहले वाले ब्रैकेट की पहले वाले के नंबर से दूसरे वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, पहले वाले ब्रैकेट की दूसरे नंबर से दूसरे वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 19 दिया कितना होता है 29 दिया 87, 29 3 जा 87, 360। देखते रहना भाई गलत ना हो कुछ भी। तो x² प्लस कितना हो जाएगा 32x + 87 बराबर 360। तो x² प्लस 32x माइनस कर दो या इधर लिया हो इसे, +87 माइनस 360 कितना आ जाएगा जरा बताओ जल्दी से सॉल्व करके। x² साथ के साथ करते भी रहा करो, देखते भी रहो वीडियो और करते भी रहो भाई साथ के साथ। 87 माइनस करोगे तो देखो -360 में से 87 को माइनस करना है, कितना आएगा माइनस का आएगा। देखो 60 तो गए यहाँ से तो कितना था 300, और फिर कितने जाएंगे 20 और घटा दो 280, और 7 गए तो 273। ठीक है, कितना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी। तो अब तो सॉल्व कर लोगे। वही 2 मेथड हमारे पास, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। लेकिन मोस्टली बच्चे, मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे हम वहाँ एलिमिनेशन मेथड को यूज करते थे,
यहाँ पर हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। हम हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तो सबसे इजी फैक्टराइजेशन मेथड होता है। नहीं आता है तो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको करेंगे। अभी तो जस्ट मैं यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बता रहा हूँ। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वो हमेशा याद रखना। ओके, कॉपी करो इसे। अब देखो लास्ट है इसका जो सेकंड का फोर्थ 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड का फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम से कैसे इक्वेशन बनाते हैं। देखो ये फोर्थ टाइप है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है, फोर्थ वाला जो है। अभी देखो ये क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, ये ट्रेन बेस्ड हो सकता है, एरोप्लेन बेस्ड हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स बेस्ड हो सकता है, और फ्रूट्स बेस्ड हो सकता है, पिकनिक में जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। ये कैसे बनता है देखो, इस क्वेश्चन में मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि मान लो कोई एक ट्रेन है, अगर मान लो एक ट्रेन किसी डिस्टेंस को कवर करना चाह रही है, मान लो तुम्हें अपने गांव जाना है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस हमारी फिक्स है, वो फिक्स है कि नहीं। गांव ये थोड़ा ना 4 दिन बाद आगे आ जाएगा, 4 दिन बाद पीछे चला जाएगा, क्या आज मेरा मन कर रहा है गाँव आगे आ जाए तो गाँव पीछे चला जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो फिक्स है, बस हाँ उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें जल्दी कवर करना है तो क्या करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, और अगर मज़े में जाना है तो स्पीड रेंगते जाओ, लेट लेट के जाओ, आराम से डंड करते चले जाओ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस को अगर हमें जल्दी कवर करना है तो हमें क्या करना होगा, स्पीड कम करें, स्पीड बढ़ाएंगे, टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे कि एक डिस्टेंस है, अगर वो किसी स्पीड से उसको कवर करता है तो इतना टाइम लगाती है। अगर वो बस 2 चीज़ बोलेगा आगे, या तो स्पीड बढ़ाएगा टाइम कम करेगा, या स्पीड घटाएगा टाइम इंक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन होगा। एक तो एरोप्लेन और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होगा, या बस भी हो सकती है वहाँ पे। अब ये पिकनिक वाला कैसा क्वेश्चन हुआ, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट पिकनिक पे जा रहे हैं, सब पे 1000 रुपये का खर्चा है कि नहीं। 10 स्टूडेंट पिकनिक पे जा रहे हैं, 1000 रुपये का खर्चा, टोटल अमाउंट कितना बना, 10,000 हो गया। अब मानो हमें 10,000 का एक पिकनिक टूर बना है, मैंने कहा कि 8 बच्चे, 2 बच्चे जा नहीं रहे, 8 बच्चे जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, अब उन पर पर्सन जो हेड है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। जहाँ 1000 दे रहे थे, अब मेरे ख्याल से 1100 रुपये भी तो दे सकते हैं, वो 1200 रुपये भी देंगे, 1300 रुपये भी देंगे, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुए, वैसे ही पर हेड चार्जेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर अमाउंट हमारा फिक्स है, 10,000 में ही पिकनिक हो सकती है, उससे कम नहीं होगी, बस का सबका खर्चा लगा के। अगर लड़के कम हुए तो सब पर हेड चार्ज बढ़ जाएगा, पर हेड चार्ज। और अगर लड़के बढ़ गए, बाई चांस 10 से कह रहे हैं कि 12 हो गए, अगर स्कूल वाले की नीयत या ले जाने वाले की नीयत अच्छी होगी तो कम कर देगा, नहीं तो कह देगा भैया उतना ही रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि फिक्स है हमारा वो खर्चा उतना। लेकिन अगर लड़के बढ़ गए तो क्या होना चाहिए, पर हेड चार्जेस कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट फिक्स है। तो वहाँ पर अमाउंट फिक्स कर देगा, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम करेगा या ज़्यादा करेगा, तो पर हेड चार्जेस बढ़ेगा या घटेगा, एक वो बेस्ड हो गया। अब एक मान लो फ्रूट्स के बारे में बताते हैं, तो मैं 10 किलो सेब लेने थे और लग रहे हैं 100 रुपये किलो, ठीक है। तो तुम्हें मम्मी ने बोले 100 रुपये किलो ही सेब लेके आने हैं, इतने रुपए दे रही हूँ, 10 रुपये, यानी कितने रुपये, 1000 रुपये दिए 10 किलो सेब के। अब सेब निकले 120 रुपये, तो तुम्हारे पास तो कितने रुपये हैं, 1000, आने कितने हैं 1200 के, लेकिन 1000 रुपये फिक्स हो गए ना, तो अमाउंट फिक्स हो गया। तो अब तुम क्या करोगे, अपने सेब की क्वांटिटी को कम करोगे, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम। और अगर वही प्राइस क्या कहते हैं क्या हो जाता, घट जाता, तो क्वांटिटी बढ़ जाती, अमाउंट फिक्स है। तो ऐसे 3-4 तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। कौन कौन से, ट्रेन, एरोप्लेन, फ्रूट्स, या पिकनिक, या बुक्स भी हो सकती हैं कि तुम बुक्स, जैसे फ्रूट्स की जगह हम इतनी बुक्स खरीदने गए थे, या हम 50 कॉपियाँ खरीदने गए थे, उसका रेट ये था, उतना अमाउंट हमारे पास फिक्स था। अगर रेट बढ़ गए बुक के या कॉपियों के तो हम बुक की क्वांटिटी कम कर देंगे, अगर रेट कम हो गया तो हम बुक की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये सब चलेगा इसमें, तो इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स हो जाती है, किसमें, ट्रेन और एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मान लो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस दे रखी होगी, उसे फिक्स कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इसने इस क्वेश्चन में दे रखी है, 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है। टोटल डिस्टेंस इसने फिक्स कर दी कितनी, यहाँ पे 480 किलोमीटर, ये फिक्स है, ये कम नहीं होगी ना बढ़ेगी, फिक्स हो गई, सीधी सी बात है। अब सबसे पहले ये हमेशा क्वेश्चन में निकलवाता है स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द फ्लाइट, ये सब निकलवाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये फिक्स है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना ये फिक्स रहेंगे स्टेप कुछ ना कुछ। लेट बी द स्पीड ऑफ द
ट्रेन, क्या हो जाएगा x के किलोमीटर में, तो इसका ना किलोमीटर पर आवर ही स्पीड लेके चलेंगे, क्वांटिटी को साथ में लिखोगे, स्पीड है इसलिए किलोमीटर पर आवर लिखा जाएगा। कैसे पता लगा किलोमीटर पर आवर में होगी, क्योंकि यहाँ किलोमीटर था, अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर पर सेकंड में लेके चलते, ठीक है ना। अच्छा, तो अब एक बात होता, अगर मैं इसके थ्रू टाइम निकालूं, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, इस जर्नी को कवर करने में कितना लेगी, तो सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर क्या होता है, यानी कि टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही तो होता है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 480 और हमारी स्पीड कितनी है x, तो ये कितना आ गया आवर, कितना आ गया आवर। फिक्स, तीनों स्टेप फिक्स, कुछ चेंज नहीं है, बस डिस्टेंस चेंज आएगी, बाकी सब फिक्स है, ठीक है ना। डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, 360 हो सकती है, 1000 हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, बट तीनों स्टेप फिक्स हैं। अब अगले 3 स्टेप फिक्स होंगे, टोटल डिस्टेंस तो वही है, फिर वही, ये लिखना नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ लिखना एक ही बार है। टोटल डिस्टेंस अभी भी कितनी है 480 किलोमीटर, ये कभी चेंज नहीं करेगा, यही रहेगी सेम। अब देखो उसने क्या करा है क्वेश्चन में, स्पीड को बढ़ा रहा है घटा रहा है, क्या कर रहा है वो, स्पीड हैज़ बीन लेस, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को स्पीड को कम कर दे रहा है। वो कहता है कि अगर मेरी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो जाए, तो आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड, आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या बन जाएगी, न्यू स्पीड कितनी हो गई, पहले x थी ना, 8 कम होगी तो क्या हो जाएगी x माइनस 8, भाई बढ़ेगी तो प्लस और अगर कम होगी तो माइनस, तो x माइनस 8 kmph होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक कुछ करा मैंने क्या बोला, सबसे पहले डिस्टेंस दे रखी होगी, बिल्कुल दे रखा होगा क्वेश्चन में, स्पीड निकलवा रहा होगा तो उसी को लेट कर लेंगे हम, x मान लिया हमने। टाइम टेकन, टाइम निकालना है हमें, टाइम टेकन बाय द कितना, भाई देखो जब डिस्टेंस की बात आती है तो 3 चीज़ें चलती है ना, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो डिस्टेंस दे रखी थी, स्पीड लेट कर ली, टाइम हमने निकाल लिया, ऐसे ही डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड हमने ले ली। अब टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, अब देखो स्पीड और डिस्टेंस 480 और स्पीड हमारी कितनी है x माइनस 8 है कि नहीं, जल्दी से बताइए, हो गया कि नहीं हो गया, बस कहानी खत्म। ये हो गए फिक्स, ये भी 3 फिक्स, कुछ नहीं करना। अगर वो रिड्यूस की जगह इंक्रीज कर देता है तो x प्लस 8 और अगर रिड्यूस करता है तो x माइनस 8, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो हमेशा क्या होता है यहाँ पे, बस कन्फ्यूजन होती है बच्चे को कि अब वो बोलता है कि पहले वाले इससे जो पहला टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे कम हो गया, या पहले जो टाइम लगा था उससे 3 घंटे ज़्यादा हो गया, जब स्पीड कम करी तो टाइम ज़्यादा हो गया, जब स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, प्राइस बढ़ाए तो क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस कम करे तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कन्फ्यूजन आती है कि सबसे पहले उस इक्वेशन को बनाया कैसे जाए। उस इक्वेशन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इन चीज़ों को देखो, ये क्या टाइम की बात हो रही है ना, टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में से टाइम की बात होगी कि कितने घंटे टाइम कम ले रहा है, तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ 3 घंटे कम ले रहा है वो, जब उसने ज़्यादा ले रहा है, जब उसने स्पीड बढ़ाई कम कर दी तो 3 घंटे ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा वो, तो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो इसको इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, और यही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो पहले तो मुझे बताओ, इन दोनों में तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो याद रखना हमेशा जब ऊपर की वैल्यू फिक्स हो जाती है, ऊपर की वैल्यू फिक्स हो जाती है और नीचे की वैल्यू अगर बढ़ रही होती है तो वैल्यू छोटी होती चली जाती है, और अगर नीचे की वैल्यू घट रही होती है तो वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। ध्यान रखना, क्या बोलोगे, देखो अगर ऊपर प्लस हो रहा है तो सीधी सी बात है इंक्रीज होगा, लेकिन अगर डिवाइड में अगर प्लस होगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, उल्टा होता है। ध्यान रखना, अगर डिवाइड के अंदर प्लस हो रहा है तो वैल्यू छोटी होती जा रही है, डिवाइड के अंदर माइनस हो रहा है तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक बात है, इन दोनों में बड़ा कौन, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर 4/2 से डिवाइड करो और 4/1 से डिवाइड करो, कौन बड़ी वैल्यू देगा, कौन ये वैल्यू देगा, बड़ी देगा, ये देगा, ये देगा, अरे ये देगा भाई, यहाँ से 1 निकल के आएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा, काटोगे तो तुमने देखा
कि यहाँ 1 था और जैसे हमने नीचे वैल्यू बढ़ाई तो क्या हो गई, वैल्यू छोटी हो गई, और जैसे हमने वैल्यू क्या करी, जब पहले कम थी तो वैल्यू बड़ी थी। जैसे एक बार एग्जांपल लेते हैं, 9 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 9 अपन में 9 कर दिया, तो 3 3 जा कितना आएगा 9, और 9 1 जा 9। तो वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पर इंक्रीज करी नीचे, तो ऊपर की वैल्यू टोटल चेंज हो गई कि नहीं हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई। बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के आप हमेशा इक्वेशन यही बनेंगी, ध्यान रखना, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमेशा इक्वेशन यही बनेगी, टाइम वाला या फिर यहाँ पे क्या लेके चलो, क्वांटिटी वाली, तो ये लेके चलेंगे। इन दोनों में कंपेयर करना हमेशा, बड़ा कौन, इन दोनों बड़ा कौन, ये बड़ा या ये बड़ा, नीचे वाला, बहुत बढ़िया। अब देखो वही हमारा सबसे बड़ा फंडा कौन सा, कि कौन सा, हु, विच, हाउ मच, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। इसी ट्रिक को लेके हम यूज करेंगे अपना ये फंडा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें बड़ा कौन, कौन बड़ा, 480 अपॉन में x माइनस 8, माइनस किससे बड़ा, 480 अपॉन में x से बड़ा, और कितना बड़ा था वहाँ पे देखो, कितना बड़ा, 3 घंटे, कितना था, 3 घंटे, बस ख़त्म, लिख दिया, बन गई इक्वेशन हमारी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की क्या होगी, हमेशा मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना, एलसीएम लेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई, और सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, x की करोगे तो क्या आ जाएगा 480x, और जब यहाँ माइनस है, वायरस आ गया भाई, वायरस आ गया, तो 480 के साथ हम लेके चलेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट, और ये भी क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, x माइनस 8, ठीक है। चलो अगर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो कोई नहीं है, तो ब्रैकेट में जा ही रहा है, तो 480 के साथ मल्टीप्लाई, 480 एक तरह से वायरस है ना, माइनस एस के साथ x माइनस 8 को ब्रैकेट में लगाएंगे, और यहाँ पे क्या कर लिख देंगे 3। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ, सबको क्लियर हो गया कि ये पहले ये तो लिखना, फोर हु विच हाउ मच वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से इक्वेशंस की फॉर्म में बना सकते हैं। तो 480 माइनस एक्स माइनस 480 इसकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, सीधे सीधे सॉल्व करने पर, तो 480x तो हो गया था ये, माइनस जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करो 8 की 480 से कितना आ जाएगा, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, देखो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 8 8 जा 80, 8 8 जा 64 और ये 3 8, तो 3840 आ गया। और इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 480 से 480x कैंसिल, हमेशा कैंसिल होगा। यहाँ पर बचा क्या था 3840, अगर कुछ कैंसिल होता है तो काट दो, यहाँ से 3 से कटता है तो कट जाएगा, ठीक है ना, हाँ कट जाएगा। तो 3 इसके नीचे ले आओ, एक काम करो 3 को ऐसे नीचे ले आओ और एक्स स्क्वायर माइनस 8x को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को उधर लेके गया, 3 को इसके नीचे ले आया, कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर गया 3 8 जा और 0, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उधर जाके क्या हो जाएगा ये 1280 प्लस का उधर जाके माइनस, तो क्या आ गया इक्वेशन हमारी यहाँ से सेटअप हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सीधे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन को सेटअप करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारी स्पीड निकल आएगी। ओके ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे इसके एक्स के इसके साथ एक्स माइनस 8 के साथ इसकी हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, एक 4.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज हम ट्राई करेंगे और नहीं होती है तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करना, बाकी वर्ड्स प्रॉब्लम से हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। वही एक मेथड अभी हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, ओनली फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। और अगर नहीं हो सकता है देन आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है ना। मूल इसमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है 4.2 एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ना रूट में दिक्कत होती है, ठीक है, रूट में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो इसलिए हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करेंगे। अब देखो ये पहले मैंने क्या था, लास्ट वाले की पहले क्या करना होता है, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, 5√2 की √2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कितना है देखो √2 की √2 से, तो मैंने क्या होता है जब भी सेम नंबर अगर रूट में बंद हो तो बाहर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया कि नहीं हो गया।
अब मुझे लेके क्या आना है 7, और किससे करके प्लस करके, तो इसको बनाओ फैक्टर। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 5 10, और 5 और 2 7 नहीं होते क्या? होते कि नहीं होते? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे √2x² प्लस दोनों के, देखो दोनों के साइन कैसे रहेंगे प्लस, 5x प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो वही सेम कहानी पहले, देखो ये 2 है ये 5 है, तो इनमें तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा x, तो क्या बचा अंदर √2x और प्लस 5। मैंने क्या था सेम आ गई कहानी, वही √2x प्लस 5 बचेगा, जो यहाँ गया वही यहाँ बचेगा। अब ऊपर कंपेयर करना है इस वाले में। अब देखना यहाँ तो x है तो x है, लेकिन यहाँ 2 था यहाँ √2 है। अब ये 2 कब बना था √2 जब 2 √2 के आपस में मल्टीप्लाई की तभी तो 2 बना था। तो इसका मतलब जब एक √2 रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक √2 बाहर चला गया, और वो भी कैसा प्लस का। बस कुछ नहीं करना, हो गया काम, ठीक है ना। यहाँ 2 था, हमें पता 2 कैसे बनता है, इन दोनों की √2 से √2 की मल्टीप्लाई करके 2 बनता है। एक √2 मेरे पास रह गया, तो इसका मतलब जब 2 बनाना है तो एक √2 रह गया ना कहीं, तो प्लस √2 बाहर रह गया। तो अब बाहर वालों को एक साथ लिख लो x प्लस √2, और ये वाला क्या हो जाएगा √2 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ से क्या निकालोगे x प्लस √2 को इक्वल टू 0, और यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया माइनस √2, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ गई। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे कैसे कि √2x बराबर -5, x बराबर -5, फाइनल आंसर है ये, फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है ये, ठीक है ये नहीं है फाइनल आंसर। मैंने क्या बताया था 9th से ही बताया था मैंने, 9th के बाद से कभी भी नीचे रूट वाली वैल्यू रह जाएगी, उसको फाइनल आंसर नहीं होगा हमारा। उसका क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे √2 से, किससे करेंगे रूट को हटाना है ना, तो -5√2/2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 2 आंसर निकल गए, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। यहाँ पर नाम बदल गए, बस दूसरी फैमिली आ गई ना, तो वहाँ फैमिली के नाम क्या थे अल्फ़ा बीटा, ज़ीरोज़ के नाम थे, वहाँ ज़ीरोज़ की फैमिली थी, यहाँ पर सॉरी वहाँ ज़ीरोज़ थे, और यहाँ पर क्या है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं रूट्स। ओके बेटा, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सब सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नेचर ऑफ रूट उसकी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।